सो स्टूडेंट हम नए स्टैंडर्ड में 8 चैप्टर देख रहे थे, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर। तो अभी हम इसमें इस वीडियो में व्हाट इज़ अ प्रेम्बल, तो प्रेम्बल के बारे में समझेंगे। तो प्रेम्बल क्या है कि वो एक ढांचा है और एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रेम्बल इज अ कोर ऑफ एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ Constitution India. Constitution begin with a preamble. The word written in a preamble highlight the soul of the Constitution. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेम्बल से ही शुरू होता है और जो वर्ड लिखे हुए होते हैं प्रेम्बल के ऊपर, यानी वो हाईलाइट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस वो मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है। ये जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, यानी कि आत्मा है। देन ये आपको देखो फ्रेंड्स, दिख रहा है कि प्रेम्बल हमारी आपके बुक के ऊपर भी होगा, ये जो चैप्टर है उसके अंदर भी, और क्या लिखा है ये हम देख सकते हैं उसके ऊपर। तो ये हम बाद में देखेंगे, आगे आएगा ही कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो द प्रेम्बल रिमेन अनचेंज टिल 1976। तो जो हमारा ये जो प्रेम्बल है वो 1976 से अनचेंज है। और जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 42nd अमेंडमेंट यानी कि गुजराती या हिंदी में कहते हैं कि सुधारे हुए, उसके बाद द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस वेर एडेड। और इसी सुधारे के दौरान ये जो वर्ड है सोशलिस्ट सेक्युलर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सब वर्ड इसके अंदर ऐड किए गए हमारे प्रेम्बल में। तो इसका महत्व क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ प्रेम्बल। तो टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ, इट्स इंटरप्रिटेशंस, प्रेम्बल गिव्स प्रॉपर गाइडेंस। तो किसी भी प्रकार के कानून को बनाने के लिए और उस कानून को समझने के लिए जो प्रॉपर गाइडेंस होता है वो हमें प्रेम्बल्स प्रोवाइड करता है। तो टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ, तो किसी भी लॉ को बनाने के पीछे कौन सी पॉलिसीज है वो समझने के लिए प्रेम्बल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। देन द प्रेम्बल इज यूजफुल टूल टू अवॉइड द ट्रबल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन हुई है, जो भी ट्रबल हुई है, उसको अवॉइड करने के लिए एक यूजफुल टूल है। तो पिलर ऑफ द प्रेम्बल्स, तो प्रेम्बल के पिलर कौन से हैं। तो द वर्ड इंस्क्राइब्ड इन द प्रेम्बल्स आर सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। तो ये हमारे प्रेम्बल्स के ऊपर लिखे हुए वर्ड है, यानी हम कह सकते हैं कि इसके आधार पर ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी, द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस, एंड डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर। तो जो ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के ऊपर से लिया गया है। ग्रीक वर्ड डेमोस जिसका मतलब होता है लोग, यानी कि पीपल, एंड क्रेटोस मीन्स पावर, यानी कि सत्ता, लोगों की सत्ता। द कंट्रीज पावर इज नॉट विदिन अ ग्रुप ऑफ पीपल इन स्टेट, इट इज़ विद इन द पीपल ऑफ कंट्री। तो हमारा जो देश की सत्ता है, हमारे देश के जो पावर है वो किसी एक ग्रुप के लोगों के लिए ही, लोगों के ऊपर ही निर्भर नहीं है, पर ये जितने भी लोग रहते हैं हमारे देश में उन सबके हाथों में ये हमारे देश की बागडोर रहती है, यानी कि पूरी जो पावर है वो हमारे देश के लोगों के हाथ में रहती है। देन democratic state administrations is such an arrangement in which there is a equal justice for people to social, economic and political and having equal right of participation। तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर सभी जितने भी लोग हैं उन सबको सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सभी प्रकार के राइट एक समान दिए जाते हैं और उनके खिलाफ जस्टिस भी एक समान ही यूज़ किया जाता है, यानी कि कानून भी उनकी तरफ एक जैसा ही बिहेवियर रखता है, सभी लोगों को एक समान ही मानता है। और ये जो मीन्स अगर कोई भी, चाहे वो कोई भी जाति का हो,
कास्ट का हो या जेंडर का हो, वो जितने भी राइट्स है उसे वो उसको सभी राइट्स उसे मिलते ही है। और उसके अलावा जो पार्टिसिपेशन है, यानी कि किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल्स एरा में, तो वो पार्टिसिपेशन भी कर सकता है। इन डेमोक्रेटिक इंडिया पीपल इलेक्ट देयर लीडर थ्रू देयर चॉइस बाय कास्टिंग वोट टू प्रेजेंट those leader in the parliament and thereafter assuming the post of prime minister and his or her cabinet। तो हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ऐसी ही डेमोक्रेटिक इंडिया में पीपल वो अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं अपना वोट देकर, और वो जो लीडर है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होकर पार्लियामेंट में जाता है। उसके बाद वो जो अपना वोट देता है, यानी हम हमारे एमएलए को चुनते हैं और एमएलए चुनकर वो जाता है पार्लियामेंट में, फिर वो अपना वोट देता है, जिसकी वजह से मिनिस्टर और दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और पूरा कैबिनेट तैयार होता है। एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, दे आर गिवन स्पेसिफिक टाइम लिमिट। तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है उनके पास, उनको स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी जाती है। देन द वोटर्स इलेक्ट स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो जो वोटर्स यानी कि आम लोग जो है वो अपना वोट देकर स्टेट और लोकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट को चुनते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि बाय द पीपल यानी कि लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल लोगों के लिए, एंड ऑफ द पीपल लोगों से ही। तो कैबिनेट कंसिस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट एंड अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो possess required constitutional eligibility कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। तो कैबिनेट ही है वो हम मीन्स के कंसिस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो कैबिनेट होता है वही होता है सभी मिनिस्टरों को चुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल, और जो एलिजिबिलिटी है यानी जो रिक्वायर एलिजिबिलिटी इंडियन कोई भी इंडियंस हो, इंडियन सिटीजन हो, उसके पास वो अगर उसके पास एलिजिबिलिटी है कंटेस्ट करने की इलेक्शन में, तो वो अपना नाम इलेक्शन में लिखवा सकता है, यानी इलेक्शन में खड़ा भी रह सकता है। मिनिस्ट्रियल पोजीशंस आर नॉट एक्वायर्ड हेरिडिटरी। तो जो मिनिस्टर होता है यानी कि मिनिस्टर का बेटा ही मिनिस्टर बने, ऐसा कोई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया नहीं है। मीन्स वो कोई भी आम इंसान भी अपने बिहेवियर से वो बन सकता है। अगर लोगों का चाहिए हो तो वो भी मिनिस्टर बन सकता है। ईच इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ 5 years टेनर। तो सभी जितनी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उनका समय 5 साल का होता है। दिस गवर्नमेंट वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो भी गवर्नमेंट आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्शों के आधार पर ही अपनी शासन व्यवस्था चलाती है। एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और इसी प्रकार उसके बाद में अगर देश में कुछ भी हो तो उसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड कंटिन्यूसली वर्क टू अचीव दिस गोल। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी इसके आधार पर ही मीन्स इसके बेस के ऊपर ही वो अपनी शासन व्यवस्था चलाती है और अपने जो लक्ष्य है वो प्राप्त करती है। टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिसेमिनेट्स द पावर टू दी पीपल टू कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर फ्री विल एंड देयर बाय इंस्टिंक्ट कॉन्फिडेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी को वोट चुनना है, इससे पहले अगर किसी को इलेक्शन में खड़ा रहना है तो उसे किसी भी जेंडर, कास्ट या मीन्स उसे ये नहीं देखता कि कौन सी जाति का है, कौन सा धर्म का है, उसे इलेक्शन में खड़े रहने की बस ओनली वो इंडियन होना चाहिए। उसे तभी जाकर इलेक्शन में खड़े होने की मीन्स इलेक्शन में खड़े होने के लिए कहा जाता है, यानी वो रह सकता है इलेक्शन में खड़ा और उसके अनुसार किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का वो अपने पसंदगी के उम्मीदवार को अपना वोट कास्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट हम पिलर ऑफ प्रेम्बल देख रहे थे, उसमें हमने डेमोक्रेसी देखा, अभी 2nd नंबर के ऊपर है सोशलिस्टिक।
तो इन द ईयर 1976 बाय 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड इन 42nd अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट। तो जब 1976 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें ये वर्ड लिया गया सोशलिस्ट। तो द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न डायरेक्ट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर सिटीजन एज गिवन इन द प्रेम्बल। तो इससे क्या होता है कि ये जो वर्ड है इसके सोशलिस्ट यानी कि जितने भी लोग हैं ये उस आदेश के ऊपर ये वर्ड लिया गया कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उन्हें सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इक्वली राइट दिया जाए, यानी जितने भी सिटीजन हैं इंडिया में वो सभी को एक समान गिना जाए। एंड इट इज़ नाउ रिगार्डेड एज अ प्राइम फीचर्स ऑफ द स्टेट। तो इसे किसी भी स्टेट का प्राइम फीचर कहा जाता है। इट रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट इंडिया इज कमिटेड टू सिक्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल इट्स पीपल। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया अपने जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, उनको सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जस्टिस प्रोवाइड करता है, सभी को एक समान जस्टिस देता है। इंडिया स्टैंड फॉर एबोलिशिंग ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज फॉर सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम, रिसोर्स एंड वेल्थ। तो इंडिया वो जितने भी एक्सप्लॉयटेशन उन सभी को एबोलिश करने के साथ साथ जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो असमानता है उसको भी मीन्स समान करने की कोशिश में लगा हुआ है, और जितने भी वेल्थ बढ़ाने के रिसोर्सेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश इंडिया कर रहा है। Any one particular person should not have a power over all assets. Instead, everyone should have equal opportunity by getting facility. तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सभी प्रकार के सुख सुविधाएं नहीं मिलती, पर पूरे देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को समान अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, वैसी हमारे गवर्नमेंट प्रयास करती रहती है। तो थर्ड है सेक्युलरिज्म यानी कि बिन सांप्रदायिकता। तो किसी भी एक संप्रदाय के ऊपर आधार न रखने वाला, तो सभी धर्मों को समान मानने वाला। इन द ईयर 1976 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड। तो ये भी जो वर्ड है सेक्युलर वो भी हमारे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसी के दौरान हमारे प्रेम्बल में लिखा गया था। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। तो हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो कोई भी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम फॉलो नहीं करते। सो द कंट्री नेवर प्रमोट एनी रिलीजियस एक्टिविटी। यानी इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश हो किसी एक धर्म को या किसी एक रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता। द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्युलर एक्टिविटी विथ रिलीजियस एक्टिविटी। तो किसी भी सेक्युलर यानी बिन सांप्रदायिक एक्टिविटी को किसी भी धर्म के रिलीजियस एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व नहीं करता है। द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ अ फ्रीडम टू चूज हिज और हर रिलीजन। और हमारे देश में जितने भी नागरिक रहते हैं उन सभी को अपने पसंद के अनुसार अपना धर्म चुनने की पूरी फ्रीडम रहती है। द कंट्री कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अ सिटीजन और रिलीजियस बेसिस। तो किसी भी सिटीजन को हमारा जो देश है वो अपने अपने धर्म के नाम पर अलग नहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजन आर गिवन विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। और जितने भी लोग भारत में रहते हैं उनको किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर उनको सभी पॉलिटिकल राइट्स है वो दिए जाते हैं, और सभी प्रकार की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी उनको प्रोवाइड की जाती है। इन दिस वे द सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फाउंडेशन एंड मैंडेटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह से हम कह सकते हैं जो सेक्युलरिज्म है वो भी एक बेसिक और क्या कहते हैं मैंडेटरी फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देन बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन कौन से? तो द कॉन्स्टिट्यूशंस विच केम इनटू फोर्स ऑन 22nd January 1950 इज कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट
extensive and detailed written document given below are the basic and silent feature of it. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1956 को बनाया गया था और इसे सबसे बड़ा एक्सटेंसिव और डिटेल में लिखा हुआ रिटन डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इसके सलाइन फीचर कौन से है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले रिटन डॉक्यूमेंट है ये। तो एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इजराइल, इंडिया अलॉन्ग विथ अदर नेशंस ऑफ वर्ल्ड हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशनल इन रिटन फॉर्म। तो ब्रिटेन और इसराइल के अलावा जो दूसरे देश है उनकी लाइन में आते हुए इंडिया का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। Consider the social, geographical, diversify and circumstances and priest oracles. No nations, the Constituent Assembly has kept the draft constitution in written form. तो कुछ भी हो भी हमारे देश ने ओरली या मीन्स ओरली नहीं पर एक लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के तौर पर अपनाया है। और ये पूरा का पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है। देन सेकंड है साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो साइज कितनी है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 सेक्शन कंप्राइजिंग 395 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिक्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 22 सेक्शन में डिवाइड किया गया हुआ है। उसमें 395 आर्टिकल है और 8 अपेंडिक्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन comprises provisions for state administrations and state interrelations, fundamental rights, principle for political policies, judiciary, election commissions, government institution, minorities, scheduled caste and डिप्राइव्ड ग्रुप। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी प्रकार के प्रोविज़न सभी प्रकार के लोगों के लिए, सभी प्रकार के पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के लिए, जुडिशियरी के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, माइनॉरिटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, सभी प्रकार के ग्रुप को मीन्स सभी प्रकार के हक मीन्स अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी कि कौन सी प्रजाति को कौन से इंस्टीट्यूशन को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। देन थर्ड है सिंगल सिटीजनशिप। तो एन अमेरिका ड्यूअल सिटीजनशिप इज गिवन। तो अमेरिका में हम देखें तो ड्यूअल सिटीजनशिप वो दी जाती है। वन फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड अनदर फॉर द स्टेट सिटीजनशिप। तो एक सिटीजनशिप है यूएसए के लिए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए और दूसरी है जो जिस स्टेट में वो रहते वहाँ की सिटीजनशिप। Then, but in India, there is only single citizenship is irrespective of any regions or state of country। पर हम भारत में देखें तो हमारे इंडिया में एक ही सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है, यानी कि वो कहीं पर भी हो उसे इंडियंस कहा जाता है। ओनली सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर हैव ड्यूअल सिटीजनशिप, वन फॉर इंडिया एंड अनदर फॉर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। खाली एक हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट ही ऐसा है कि जहाँ पर दो ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाती प्रोवाइड की जाती है लोगों को। एक तो है हमारे इंडियंस की इंडिया की और दूसरे है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की। देन फोर्थ है द सेंटर विथ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है? तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड देयर इज अ नाउ हियर एनी रेफरेंस ऑफ द वर्ड फेडरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देखते हैं कि हमारा जो देश है भारत वो छोटे छोटे राज्यों से बना हुआ एक बहुत बड़ा देश है। और हम फेडरल वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो प्रेम्बल है उसके ऊपर लिखा गया है। तो ये क्या है? तो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ अ स्टेट एंड नो स्टेट हैज़ अ राइट टू सक्सीड इट। तो इंडिया वो एक स्टेट से बना हुआ एक बहुत बड़ा देश है और कोई भी देश इंडिया से मीन्स कोई भी स्टेट इंडिया से बड़ा नहीं है। एंड थर्स The India is a union of state, yet it has a some element of federal government। तो एक यूनियन ऑफ स्टेट होने की वजह से हमारे यहाँ कई सारे ऐसे फेडरल गवर्नमेंट के भी एलिमेंट देखने को मिलते हैं। इन द फेडरेशन देयर आर 2 सीट ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हम फेडरेशन इंडियन फेडरेशन
में होने की वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ दो प्रकार की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। एक है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट किसे कहते हैं कि जो पूरे देश को संचालित करती है, और स्टेट गवर्नमेंट किसे कहते हैं कि किसी एक प्रदेश यानी कि किसी एक स्टेट यानी कि राज्य को जो गवर्नेंस करती है उनसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्लियरली मार्क द एरिया ऑफ फंक्शनिंग फॉर बोथ द काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मार्क किया गया है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी।